नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के इतिहास के अध्याय 1 के बारे में। इतिहास का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस रोचक सफ़र की ओर। दोस्तों, पिछली कक्षा में यानी कक्षा 6 और कक्षा 7 में हमने इतिहास को समझा और जाना भली भांति, है ना। लेकिन इस कक्षा में, कक्षा 8 में, हम मुख्य रूप से इतिहास के जिस पहलुओं का अध्ययन करने वाले हैं वो आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, तो बड़े विस्तार से हमें समझने जानने का मौका मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को, है ना। और आप बिल्कुल अपनी कल्पना शक्ति के साथ में जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहला शीर्षक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय के अनुरूप आपको दूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, तारीखें जो होती है ना, वो हम क्यों याद रखना चाहते हैं। आप बिल्कुल यह मत समझिएगा कि मैं आपको इस अध्याय से किसी और दिशा में ले जा रहा हूँ। जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो इस अध्याय के अनुरूप ही कर रहा हूँ। हम तारीखें इसलिए याद रखना चाहते हैं क्योंकि जिन तारीखों को हम याद रखते हैं उस समय कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए मायने रखती हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हम उस घटना को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए, जिस समय, जिस तारीख, जिस दिन को वो हुई थी उसे याद रखना चाहते हैं। अन्यथा तो कितनी तारीखें रोज़ गुजरती हैं, हम सब तारीखों को तो याद रखना नहीं चाहते। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इस बात का संबंध उस तारीख को घटित हुई घटनाओं से संबद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं। दोस्तों, एक समय था जब क्या होता था ना कि जितने भी इतिहासकार लोग थे, ऐसा माना जाता था, कहा जाता था कि वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। ठीक है ना। कब कौन से राजा की ताजपोशी हुई, यानी कब किसे राजा बनाया गया, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, और इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम सामान्य समझ की बात करें ना हमारी, तो उस समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस तारीख को क्या हुआ यह हमें इतिहास से ही पता चलता है। अब हमने भी लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इतिहास तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, एक उबाऊ सब्जेक्ट है ना। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि तारीखें जो है इसमें हमें बस रटनी पड़ती है। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? आपको क्या महसूस होता है? सिर्फ हमें इतिहास में तारीखें ही रटनी होती है, या हमें उन तारीखों पर घटित हुई घटनाओं से कुछ सीखने को भी मिलता है जो हमारे आज के जीवन में हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होता है, और हमारी कई प्रकार की जिज्ञासाओं का जो है निराकरण मिल जाता है हमें इतिहास में। कोई भी घटना एकदम से तो शुरू नहीं होती है ना। कभी एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोग अचानक से सवेरे उठे और उन्हें चाय पीना शुरू कर दिया। यह भी इसी अध्याय का एक उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये सब अलग अलग समय अवधियों में घटित हुई घटनाएं हैं। खैर, फिलहाल हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है ना। किस समय क्या बदलाव हुए, कौन कौन से बदलाव हुए, और इन बदलावों का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, यह सब कुछ हमें इतिहास से ही तो पता चलता है। दोस्तों, इसका संबंध इस बात से भी होता है कि अतीत में यानी कि पास्ट में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव अभी तक के आ गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना यानी कि कंपैरिजन करने लगते हैं बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं, है ना, कि वक्त किस प्रकार से गुजरा। दोस्तों, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले तो भैया ऐसा ऐसा था और बाद में अब तो ऐसा ऐसा होने लगा है। तो मुख्य रूप से पहले और बाद की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, इसमें हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल तो नहीं उठाते, है ना। ऐतिहासिक सवाल से क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हर बार आप यह प्रश्न नहीं उठाते ना कि रेलगाड़ी कब से बनना शुरू हुई होगी, है ना। आप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो क्या आप यह प्रश्न पूछते हैं कि कॉफ़ी कब से लोग पीने लगे, कब से वह समय आया कि भारत में कॉफ़ी का चलन आ गया, बढ़ गया, या विश्व में कॉफ़ी से पहली बार लोग परिचित कब हुए? ऐसे ऐतिहासिक प्रश्न हम हर समय तो नहीं उठाते।
हम चीज़ों को ऐसा मान के चलते हैं कि वह स्वाभाविक है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है, वह हमेशा से बिल्कुल ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम सबके सामने कभी ना कभी अचंभे के क्षण आते हैं, यानी आश्चर्य के क्षण आते हैं। इसी को अचंभा कहा जाता है। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए हम देख रहे हैं, है ना, ठंड का मौसम है, तो इस बात पर हम हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन आखिर कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की की सीट पर हम बैठे हैं और बाहर झांक रहे हैं। अचानक मन में ख्याल आ गया, जहन में सवाल उठता है कि ये रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार से कर पाते होंगे, उन्हें कितना लंबा समय लग जाता होगा। दोस्तों, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए हम यह जानने के लिए कभी उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों की जानकारी कैसे मिलती होगी, है ना। तो दोस्तों, ये कुछ ऐतिहासिक सवाल हैं जो कई बार हम उठा देते हैं, ठीक है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में हम यह जान लेते हैं कि यह चित्र किस बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, उनके हाथ में एक किताब है और वो किसी को दे रहे हैं, जिसके ऊपर एक शेर की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चित्र में ब्राह्मण जो है ना, वह ब्रिटेनिया को भेंट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं एक शास्त्र। ठीक है, जेम्स रेनेल ने इसे तैयार किया गया है। यह पहले नक्शे का आवरण चित्र है। दोस्तों, हुआ क्या था? समय था 1782 का, यानी 1782 का। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी कि भैया रेनेल, तुम्हें हिंदुस्तान का नक्शा बनाना है। समय क्या था? 1782, आप याद रखिएगा, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। दोस्तों, भारत पर अंग्रेज़ों की विजय का समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। ठीक है, रेनेल को ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगता था। और दोस्तों, इस तस्वीर में यही बताया गया है कि भारत के लोग खुद की इच्छा से स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक यानी कि ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। यह क्या बता रहा है? मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आग्रह कर रहे हों कि आपको ही अब भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। ठीक है, देखिए इस चित्र को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुछ ऐतिहासिक सवालों की, तो ये सारे के सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए दोस्तों कोई तारीख वाकई में तय करना गलत हो जाता है ना। कैसे, इसको समझिए। देखिए, एक लंबे समय तक यह पूरी घटनाएं चलती रहती है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि अचानक एक दिन सुबह सुबह लोग उठे और उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया, है ना। दोस्तों, इसका स्वाद धीरे धीरे हमारी ज़बान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि तो नहीं हो सकती, कोई स्पष्ट तारीख तो नहीं हो सकती, है ना। इसी तरह दोस्तों, ब्रिटिश शासन की जब बात आती है ना, तो उसकी स्थापना की जब बात आएगी तो उसके लिए भी कोई एक तारीख नहीं बताई जा सकती कि इस तारीख से ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। दोस्तों, इसकी शुरुआत भी धीरे धीरे ही हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है ना, आप जानते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटित होती हैं। ठीक है, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, समय अवधि की, कि लगभग एक सही अवधि उसके बारे में हम बता सकते हैं जब से ये बदलाव दिखाई देने हमें शुरू हो गए। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ एक अवधि की ही बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, इस बारे में भी हम समझते हैं। दोस्तों, इस जुड़ाव की एक मुख्य वजह है। एक समय हुआ करता था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का जो ब्यौरा होता था ना, उसी को माना जाता था इतिहास, कि भैया यही इतिहास है।
इस इतिहास की वजह से, मतलब ये जो इतिहास था ये राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में हुआ करता था। इतिहासकार ऐसा लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मर गया और उसके बाद कब कौन सा शासक उसकी गद्दी पर आकर के बैठ गया। दोस्तों, इसी तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तारीख, एक निश्चित तिथि को बताया जा सकता है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व हमेशा बना रहता है ना। तो जैसा कि हमने पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में हमने यही सब देखा। लेकिन अब जो है इतिहासकार वो बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर किस प्रकार से बन गए और बाज़ार किस तरह से फैलने शुरू हुए। ये अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को दोस्तों जो है यहाँ पर इतिहासकार लोग आज के समय में, आधुनिक समय में लिखने लग गए हैं। किस तरह से रियासतें बन गई, नए विचार पनपने लगे और संस्कृति और समाज किस तरह से बदलने लगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह सब बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इस चित्र को, ये है लिप्टन्स टीज, है ना, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों ये चित्र जो है ना, इससे हम पता चलता है कि विज्ञापनों से यानी ऐड से भी पसंद और नापसंद तय होते हैं। दोस्तों पुराने जो विज्ञापन हैं उससे हमें यह समझने में मदद मिल जाती है कि नए उत्पादों के लिए जो बाज़ार था वह किस तरह से तैयार हुआ होगा, किस प्रकार से नई नई रुचियाँ यानी इंटरेस्ट लोगों के चलन में आए। 1922 में 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह एक ऐड है। इस बात की ओर यह बताता है, संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी भी दी गई थी। अब बात करते हैं कौन सी तारीखें इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए इस पैराग्राफ की। दोस्तों कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या हो सकता है? भाई हम जिन तारीखों को चुनते हैं या याद रखने की बात करते हैं, उन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, है ना, इतिहास में क्या हुआ था वगैरह वगैरह। दोस्तों वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो फिर महत्वपूर्ण क्या होता है? तारीखों को हम महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान करके चलने लगते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपना जन्म ले सकते हैं, हम वो तारीख हमेशा याद रखते हैं हमारे जन्मदिन के तौर पर। दोस्तों अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है ना, तो हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, फिर ये महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। जब तक विषय जन्मदिन है तब तक के तो हमारे जन्मदिन की तारीख महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे ही जो विषय है वो जन्मदिन से हट गया, मान लीजिए कि हम बात करने लगे पुराने समय में होने वाले युद्धों की, तो फिर उस समय वो जन्म की तारीख का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हम सिर्फ उन तारीखों पे बात करेंगे जो कि युद्धों से संबंधित है ना। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण पर विचार करते हैं। भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है, जितने भी गवर्नर जनरल हुए। दोस्तों जो पहले गवर्नर जनरल थे, क्या आप जानते हैं वो कौन थे? हमारे इतिहास में हमें पता चलता है कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इनके शासन से शुरू होती है कहानी और आखिरी वायसरॉय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, इनके साथ खत्म हो जाती है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटी, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। दोस्तों इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे उन्होंने किया, उनकी नीतियाँ क्या थी और उनकी उपलब्धियाँ क्या थी, उसके आधार पर ही तय हुआ करता था। लेकिन यह तो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे लोगों के जीवन के बाहर, यानी ये जो लोग थे, जो हमारे कौन थे,
लॉर्ड जनरल, वायसराय, इनके अलावा कोई और दूसरी चीज़ ही नहीं है, है ना। लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। दोस्तों, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से भी नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं? आप इस चित्र को देखिए। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का चित्र है। 1773 में भारत के ये पहले गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, उनकी जीवनियों में, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कोई ना कोई सामंजस्य रहे, है ना, हम समझ पाएँ। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को प्रस्तुत करने में, पेश करने में सहायक सिद्ध होती है, यानी कि मददगार होती है। दोस्तों, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या करना चाहिए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, यानी अलग से उसे लिखना पड़ेगा। दोस्तों, इसका तो यह मतलब हो गया कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। याद रखिए, इसी बात को समझने के लिए तो हमने यह उदाहरण को देखा। अब अगला शीर्षक देखिए, लिखा हुआ है हम अवधियों को कैसे तय करते हैं, यानी हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था ना कि तारीखें नहीं, हमें तो यह मानना चाहिए कि यह कोई महत्वपूर्ण अवधि में सब घटनाएं घटित हुई हैं। तो दोस्तों, 1817 में 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और जो कि राजनीतिक दार्शनिक भी थे, इनका नाम था दोस्तों क्या? जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अब इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांट दिया था। दोस्तों, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी मान भी लिया। लेकिन दोस्तों, इस भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं। क्या है ये अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश आखिर करते क्यों हैं? पहले तो इस बात को समझ लेते हैं। इसकी एक मुख्य वजह है दोस्तों, वह क्या है कि जो उस दौर की खासियत है, उसके केंद्रीय तत्व हैं, उनको पकड़ने की हम कोशिश करते हैं और इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को क्या करते हैं? बांट देते हैं। दोस्तों, यही शब्द जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं ना, ये अतीत के बारे में हमारे विचारों को बताते हैं। हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जितने भी बदलाव और परिवर्तन आए, हमारे नज़रिए से उनका क्या महत्व हमारे लिए है। दोस्तों, मिल यानी जेम्स मिल, जिन्होंने इसको बांटा, उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप जो है उससे हम पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं। और इतिहास की जो उनकी समझदारी थी वो ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज केवल चलता था। यहाँ चारों ओर और केवल धार्मिक बैर था, है ना, जातिगत बंधन थे और अंधविश्वासों का ही बोल बाला था। दोस्तों, जेम्स मिल की ये जो राय थी, इसमें ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, है ना, आप समझ रहे हैं। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को क्या कर दिया जाए? लागू कर दिया जाए। यानी यूरोप से जो शिष्टाचार मिलता है, कला है, वहाँ के जो संस्थान, कानून है, उसको यहाँ पर लागू कर दिया जाए। दोस्तों, जेम्स मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दे दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। दोस्तों,
इतिहास, ये सिर्फ मिल की धारणा थी, ठीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक हो गया था। अंग्रेजी शासन से पहले दोस्तों सारा अंधकार का दौर था, ऐसा माना गया। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम ऐसे दौर में बांटा जा सकता है, कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चला करते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय कर देना, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई भी महत्व नहीं होता। हमें हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के रूप में बांट करके देखते हैं। और दोस्तों यह जो बंटवारा किया ना, इस विभाजन की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना गया है। उनके लिए मध्यकालीन समाज जो है वो समाज था दोस्तों जहाँ पर केवल आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि हमने इस किताब में देखना है? दोस्तों अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते थे। अब आपको यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि औपनिवेशिक का मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस किताब में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे देश को भैया जीत लिया और स्थानीय नवाब जो भी थे यहाँ के और राजा थे उनको दबाया और दबा करके अपना शासन उन्होंने स्थापित कर दिया। दोस्तों हम यह भी देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था पर, समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उनके सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किए। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, हम यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि यह औपनिवेशीकरण हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए औपनिवेशीकरण का अर्थ क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव से गुजरता है तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है ना। यहाँ पे हमने इस किताब का नाम क्या देखा, हमारे अतीत। ठीक है, हमारा अतीत ऐसा नहीं देखा, हमारे अतीत। ठीक है, अब दोस्तों अगला शीर्षक है हम किस तरह जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह जानकारी जो यहाँ पर दी गई है दाईं ओर, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें। दोस्तों सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय अलग अलग बंदरगाह थे ना, जो वहाँ से गृह विभाग को रिपोर्टें मिल रही थी कि उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। अब देखिए, बम्बई, इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए।
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5, सही 21, सही 46, गृह राजनीतिक, भारत सरकार। ठीक है, अब हम समझते हैं इस शीर्षक को जो है हम किस तरह जानते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल यानी 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कुछ स्रोतों का उपयोग करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। दोस्तों, अंग्रेजी शासन, ठीक है, इसके द्वारा तैयार किए गए हैं बहुत सारे सरकारी रिकॉर्ड। तो इतिहासकार जो है ना, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेज़ों की मान्यता क्या थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अंग्रेज़ों के लिए ना हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना बहुत ही ज़रूरी होता था और ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। दोस्तों, अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों पर पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए दोस्तों, उन्होंने जितने भी शासकीय संस्थान थे ना, उसमें ऐसे रूम बनवा दिए, कक्ष बनवा दिए, जिन्हें नाम दिया गया अभिलेख कक्ष। दोस्तों, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को हम आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ पर हम जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब 19वीं सदी थी ना, तो उसके जो कुछ शुरुआती साल थे उसमें क्या होता था कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे ना, यानी कि जो भी दस्तावेज़ हैं, इनको बहुत ही सावधानी से कॉपी किया जाता था, यानी इनकी नकलें तैयार की जाती थी। दोस्तों, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखा करते थे। खुशनवीसी या फिर आप ऐसा कहिए सुलेखा नवीसी, है ना, सुलेख नवीसी। ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक के जो छपाई थी, छपाई तकनीक, वो भी फैलने लग गई और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई सारी प्रतिलिपियाँ या प्रतियाँ बनाई जाने लगी। इस चित्र को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में यह बनाया गया है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। दोस्तों, अगला शीर्षक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन क्या होता है, यह भी हमने जाना। दोस्तों, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का जो चलन था ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया। अंग्रेज़ों का ऐसा विश्वास था, ऐसी मान्यता थी कि किसी देश पर अच्छी तरह से अगर शासन चलाना हो तो उसके लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लग गए। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे कि कौन कौन से पेड़ पौधे वहाँ मिलते हैं, और जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों, फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय थी दोस्तों कि किसी इलाके का शासन चलाने के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाने लग गई। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। ठीक है, इस चित्र को देखिए दोस्तों। शरीफे का पौधा 1770 का दशक था।
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से ही बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। दोस्तों, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी यानी उनकी इंटरेस्ट, उनकी रुचि किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। दोस्तों, ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इनसे हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चित्र को देखिए। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर 1832 की है। ध्यान से देखने हैं कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अलग हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता था। इस चित्र को देखिए। 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है ना, उसकी सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे का पैराग्राफ पढ़ें, इस जानकारी को देखिए। यहाँ बताया है इंसानों के खाने के लायक नहीं है। दोस्तों, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दोस्तों, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सुबह अपने कम वेतन, जो उनको कम सैलरी मिलती थी, और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने क्या किया, खाने से खाना इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946। दोस्तों, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा सा मुश्किल साबित हो जाता है ना, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड तो एकत्रित किए गए थे, एक ही जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं मिल पाते। दोस्तों, इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की कुछ आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, मुद्दों पर जनता ने बहस होने लगी, नेताओं सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखना शुरू किया, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे तो हमें यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। तो जल्दी हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और मैं आपसे कह दूं कि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की लिंक को आप ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।